हेलो दोस्तों, कहानी कहीं अनकहीं में आपका स्वागत है। जाते जाते शहर में लगे आईने में एक बार खुद को निहार ही लिया शिबी ने। बड़ी लाल बिंदी, मांग में सिंदूर की रेखा, आंखों में पतली काजल की परत और कानों में सोने में जड़े मोती। आईना बस इतना ही देख पाया। उसकी सधी बंधी साड़ी की भांज और कंधे पर लटका हैंडलूम का बैग दिखने की गुंजाइश नहीं थी। जल्दी जल्दी सैंडल के फीते बांध बस स्टैंड की ओर भागी शिबी। भगवान करे बस थोड़ी लेट हो जाए। यूँ तो अल्मोड़ा रोडवेज का ड्राइवर कभी घड़ी से लगी बंधी बस लाता नहीं था, पर मौज आए तो वक्त से आधा पौन घंटा पहले भी उड़ा ले जाता था। फिर सुधीर के भरोसे 12 बजे तक पहुंचना और बाकी सहयोगियों की विद्रूप मुस्कानें झेलना शिबी के बूते के बाहर था। प्यू लाडी त्वे दितिके औदोए मन माँ, तेरो मेरा साथ छयो पहलो जन्म माँ। ओहो ड्राइवर जीव, आज बिलैती पेट्रोल डलाए हो क्या? बस झटके बहुत मार रही है भाई। अल्मोड़ा कॉलेज के लड़के अपनी हुल्लड़बाजी मचाए हुए थे, पर सारी बातों से बेखबर बस भागी चली जा रही थी और साथ ही उड़ा जा रहा था शिवी का मन। आज वह जोशी जी से कोई फाइनल जवाब लेकर ही रहेगी। इतने दिन हो गए एप्लीकेशन दिए हुए। फिर गर्ल्स हॉस्टल के कितने ही फ्लैट खाली पड़े हैं। उसे नौकरी करते 8 साल हो जाएंगे इन सर्दियों में। सर्दियों की याद आते ही उसे अक्टूबर की सुहानी हवा में भी छुरछुरी उठाई। 9 बजे की बस पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे ही उठकर लगना पड़ता था। चूल्हा सुलगाकर पहले चाय, फिर नाश्ता बनाओ, फिर अलग से कंडों की आग पर पतीले में खौलाकर नहाने का पानी तैयार करना, वह भी तब जब घर के आदमी लोग नहाकर फारिग हो चुके हों। घर के पिछवाड़े बना बाथरूम बर्फ की सी कपकपी जमा देता। स्टैंड तक सुधीर कभी छोड़ भी आता तो हाड़ गलाती हवा शिबी के हाथ पर जमा देती, और बर्फ के दिनों में जब दर्दमारी प्रिंसिपल रिकॉर्ड ठीक करने के लिए उसे बुलावा भेजती तो खींच उठती वह। उस पर सुधीर के लापरवाह ताने, जाओ जाओ भाई, सुघड़ मैडम की सुघड़ टीचर, वहाँ भी कहा होगा आगे आगे होके लाइए, मैं कर दूंगी, सो अब भुगतो। शिबी के जी में आता उसे करारा सा जवाब दे, कहे कि इसी सुघड़ापे की बल पर उसकी अम्मा मंदिर की आचार्य बनी बैठी हैं और इसी जानलेवा नौकरी के बल पर घर के बैंक लोन की किस्तें अदा हो रही हैं। पर लाख चाहे शिबी कभी नहीं कह पाई कि पल पल जिस जीवन को सेंध सेंध कर वह जी रही है, सुधीर की हठधर्मिता उसी का सर्वनाश करने पर तुली है। उसे याद है, ब्याह के शुरू शुरू के दिनों में इसी सुधीर को पल पल चिंता होती थी, वह अकेले बस से कैसे आएगी जाएगी। रात दिन वह उसके लिए कोई जुगाड़ फिट करने की कोशिश में रहता। नौकरी तो चाहकर भी छुड़वाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस 3 प्राणियों की गृहस्थी को अकेले सुधीर की कमाई पार नहीं लगा सकती थी। सो ऐसा कोई राजपाट नहीं था जो घर की बहू को घर पर ही रहकर राज करने को बाध्य किया जा सकता। बस कुछ बरस और शिबी, इस लोन के चुकते ही मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और फिर तब तक मेरा प्रमोशन भी हो ही जाएगा। शिबी के लिए यही बहुत था कि सुधीर को उसकी फिक्र है, पर मैं तो खुद नौकरी करना चाहती हूँ। वह कहती, आजकल सरकारी नौकरियां हैं ही कहाँ, और टीचर की नौकरी तो सबसे बढ़िया है। टाइम से बस मिले तो 2:30 बजे घर, रोज दरवाजे पर गृहिणियों की तरह बाट देखते ही मिलूंगी साहब को। कहते हुए उसे लगा था कि जीवन इतना दुष्कर, इतना दुरूह है नहीं जितना हम सोच लेते हैं। मन ही मन पिता को धन्यवाद दिया था उसने, जिन्होंने कस्बे का घर वर देखकर अपनी नैनीताल की कॉन्वेंट पढ़ी कन्या ब्याह दी थी। शिबी की कर्मठता पर भरोसा था उन्हें, और सुधीर बेहद सौम्य और सरल लगा था, उनकी सभ्य सुरुचिकृत बेटी के योग्य। ससुराल पहुंचकर शिवी ने कुछ ही दिन में जान लिया कि पति सौम्य ही नहीं, थोड़ा भीरू प्रवृत्ति का भी है। खासकर सास बहू की परंपरागत खिंचतानी को संभालना तो एकदम ही उसके बस में नहीं था। अम्मा जी परंपरागत सास थी भी नहीं, जानती थीं कि पड़ोस में पहली नौकरी पेशा बहू वे ही लाई हैं, और इस बात में शिबी की नहीं उनकी ही विशिष्टता झलकती है। फिर सुधीर देखने सुनने में बहू से 20 हो, क्या बहू जब हर महीने अपनी कमाई गृह देवता के हाथ में रखेगी तो लक्ष्मी बहू ही कहलाएगी। हम तो इतना जानते हैं कमला, उन्होंने कुछ ऊंची सी आवाज़ में पड़ोसिन से कहा था। आजकल रूप रंग को पैसे के आगे कोई नहीं पूछता। भाई खाओ कमाओ खुश रहो, हम तो आज मरे कल दूसरा दिन। शिबी समझ नहीं पाई कि उसकी तारीफ हुई या आलोचना, पर बहुत अधिक सोचने का समय ही कहाँ मिला उसे। धीरे धीरे गृहस्थी में रमते रमते वह जान गई कि नौकरी का दबदबा अम्मा जी के रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए है, उसके लिए नहीं। सुबह का जितना हो सके और शाम का सारा जो भी रसोई का कामकाज हो उसे ही करना है। समय मिले तो और काम, आना जाना, साफ सफाई, व्रत त्योहार भी निपटाने हैं, और सारी बात एक ही हरी इच्छा के तहत करनी है।
अम्मा हैं, तभी तो शिबी की नौकरी इतनी अच्छी तरह निभ रही है। सुधीर अक्सर कहता और शिबी मुंह ताकती रह जाती। नौकरी करने की एक बेहद निजी और ज़रूरी वजह थी शिबी का अपना मन, उसके अपने सपने जो अल्मोड़ा कैंपस के खुले घेरदार घुमावदार वातावरण में पल पल कर जवान हुए थे। पढ़ाई के दौरान ही अपनी अध्यापिकाओं की तस्वीर से सजे गृहों में जाने का मौका मिलता रहता और धीरे धीरे उसने ऐसे ही किसी घर को कब सपनों की मुट्ठी में बांध लिया वह स्वयं ही ना जान पाई। यहाँ तक कि हल्द्वानी आकर भी उसके अरमानों पर राख ना पड़ पाई थी और गाहे बगाहे उसे वही मौसम याद आने लगते। ऐसे में जब अचानक ही कॉलेज सुपरिंटेंडेंट जोशी जी ने उसके सामने गर्ल्स हॉस्टल की परिचालिका बनने का प्रस्ताव रखा तो वह खुशी के मारे जवाब ही ना दे पाई। सोच लीजिए मिसेस भट्ट, वार्डन को तो पूरा बंगला और अर्दली भी मिलता है, फिर लड़कियों का मामला है, ज़्यादा हो हल्लड़ भी क्या करेंगी। फिर आप अकेली थोड़ी ही हैं, प्रिंसिपल वैसे ही बेहद कड़क हैं। जी मैं कल बताती हूँ आपको। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ ही गए थे। घर जाकर लगा कब 7 बजे और सुधीर को वह अपने सौभाग्य की सूचना दे। मन था कि तन को टिकने नहीं दे रहा था। आनन फानन में रात में खाने पर ब्रह्मभोज ही पका डाला उसने। मैदे की पूरी, पंचमेल आलू, कद्दू की सब्जी और गोले की खीर। अम्मा भी देखकर तृप्त हो गईं। अरे बहू, कोई आ रहा है क्या खाने पर? जी अम्मा जी, ऐसे ही समझ लीजिए। वह कोई जवाब देकर अपनी खुशी का तिलिस्म तोड़ना नहीं चाहती थी। सुधीर आया तो उसके सामने 2 थालियां सज गईं, एक खाने की तो दूसरी शिवी की आशाओं की। तुम्हें पता है? हाँ भाई, कुछ नया ही हुआ होगा कॉलेज में। नए से भी नया। जोशी जी कह रहे थे कि मुझे वार्डन बनाना चाहते हैं। कैंपस में फ्लैट भी मिलेगा और तनख्वाह से कटेगा भी। सुधीर ने कौर मुंह में धरते धरते कहा। तो शिवी का उत्साह थमने वाला नहीं था। तो क्या, तुम तो प्राइवेट सेक्टर में हो और कब से तुम भी तो चाह रहे थे। अल्मोड़ा में किराए बहुत हैं, तुमने ही तो उपरेती प्रॉपर्टीज में। हाँ भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ। सुधीर ने खाते खाते यूं कहा मानो कि किसी नई साड़ी के लिए जिद कर रही हो शिबी। पर ये वार्डन फॉर्डन का झमेला मुझे पसंद नहीं। रात दिन लड़कियों के झगड़े किससे निपटाते रहो, जहाँ जाओ कागजों का गट्ठर साथ में। तुम तो ऐसे कह रहे हो मानो तुम्हें ही ये सब करना पड़ रहा हो। ना चाहते हुए भी शिवी का स्वर व्यंग्यात्मक हो उठा। तुम तो करोगी ना, फिर घर बार की दिक्कत अलग से। बस सुधीर, मुझे इस बात का जवाब चाहिए, हाँ या ना। शिबी में और बहस करने की ताकत नहीं रही थी। मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता शिबू, पर मैं खुद को मना भी नहीं पा रहा हूँ। क्यों? मेरा फ्लैट है इसलिए? शिबी को लगा इस प्रश्न पर धरती फट पड़ेगी, पर कलयुग की सीता के लिए न धरती फटी न ही आसमान। राम ने निरे ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने तुम्हारे का भेद नहीं करता, तुम जानती हो, पर इस तरह से सब कुछ उखाड़ कर अल्मोड़ा नहीं जा सकता। शिबी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। बिना खाए चौका भी समेट दिया और बर्तन भी। बिस्तर पर लेटकर भी न तो थकान महसूस हुई न ही नींद। अजीब से एहसास में घिरी रात दोनों को समेटकर कब सो गई वह जान ही नहीं पाई। दिन बीतते गए, फिर महीने, फिर साल दर साल, पर कभी भी उस दिन के बाद शिबी ने अल्मोड़ा जाने की बात नहीं छिड़ी। यंत्रवत वह सुबह कॉलेज जाती, फिर वापस घर। वही आंगन, वही कामकाज, कहीं कुछ नया नहीं। हाँ, एक नई तुरुप चाल और खेली थी किस्मत ने। 4 सालों के बाद भी उसकी गोद हरी ना हो पाई थी। अम्मा जी की बातें पहले कठोर हुई, फिर विकृत, और धीरे धीरे उसका विद्रूप चेहरा सुधीर के रवैये में भी झलकने लगा। कहीं छुपाकर कोई परहेज तो नहीं कर रही तुम? उसने तीर छोड़ ही दिया था। क्यों? क्यों करूंगी मैं ऐसा? कलछी चलाते हुए शिबी के हाथ यकायक सुन्न हो उठे। क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? वह पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर पूछ न पाई। जानती थी कि दोहरी मानसिकता से युक्त इस व्यक्ति के पास उसके किसी सवाल का जवाब नहीं होगा। उस पर भलमनसाहत का चोला, उफ, किस्मत को कोई और नहीं मिला मजाक उड़ाने के लिए। नहीं, वो अम्मा कह रही थी एक बार लखनऊ चलकर दिखा लेते हैं, यहाँ तो वैसे ही डॉक्टर ध्यान नहीं देते। नहीं, लगभग चिल्ला पड़ी शिबी। नहीं जाना है बड़े अस्पताल, जो तिया पाँच होगा यहीं हल्द्वानी में होगा, और बीमार नहीं हूँ मैं, ना ही इतनी जल्दी मरूंगी। अम्मा से कह दो उन्हें कुलदीपक देकर ही धरती का बिस्तर पकड़ूंगी। सुधीर को काटो तो खून नहीं। यह वही शिबी है क्या, जो उसकी और अम्मा की हर बात पर पुतली की तरह सिर हिलाकर मानती आई है? क्या हो गया है इसे? जो वास्तव में हो गया था शिवानी भट्ट को, वह समझने लायक ताकत सुधीर भट्ट में नहीं थी। उससे बस इतना ही बन पड़ा कि वह अपनी माँ को भी चुप करा दे और शिबी से कभी संतानहीनता का संवाद ना छेड़े। वह चाहकर भी शिबी की दुखती रग न पकड़ पाया कि उसके अपने दिल के चोर ने उसे कहीं न कहीं कचोट डाला कि अवसाद में घिरी यह नारी उसके दिए किसी दुख की कर्जदार है।
अवसाद से घिरी शिवी का उत्साही मन कब कॉलेज की घेरदार गलियों में गुम हुआ, वह स्वयं भी न जान पाई। दिन बदलता है, सुबह से शाम होती है, किंतु आश्चर्य, मनुष्य का भाग्य बदलते उम्र निकल जाती है। शिवी को अपनी जिद छोड़ने में तो देर ना लगी, किंतु अपने मन को मनाने में सालों बीत गए। पर उससे क्या होता है? यह ब्रह्मांड तो शिवी व सुधीर के इशारों पर चलने वाला नहीं। वह तो जीवन के रंगमंच पर नित्य नए दृश्य रचने का आदी है। सो पर्दा हटता है एक नए दृश्य से। पात्र वही है, किंतु काल और स्थिति भिन्न। अल्मोड़ा के ही एक कम आबादी वाले क्षेत्र में एक सुंदर 2 मंजिला मकान, जिसके गेट में एक मार्बल की तख्ती जुड़ी है। सुधीर की मां आनंदी देवी के नाम पर गृह का नामकरण हुआ, आनंद विला। घर में सुख का प्रत्येक साजो सामान उपस्थित है। असम का नाजुक केन का फर्नीचर, पीतल के हंडों में टिके इंडोर प्लांट, स्वच्छ नरम परिवेश। अलसाई मुद्रा में सामने दीवार पर अथलेटी शिवी एक पत्रिका पढ़ती ढुलक गई लगती है। अभी उसे माँ बने कुछ ही अरसा हुआ है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं होता। बच्चा एक साफ सुथरी धुली साड़ी पहने आया खिला रही है। एक पहाड़ी छोकरा दोपहर के खाने की सब्जी काट रहा है। अचानक यह रंगपटल इतना कैसे बदल गया? क्यों ना हो, जब चंचला लक्ष्मी भूल से गृहस्वामी के कदमों में स्थिर हो जाए तो ऐसी ही मनमानी करती है। सुधीर ने कभी भूल से ही सही शेयर बिजनेस में हाथ डाला था। वक्त पलटा तो वारे न्यारे हुए। फिर एक व्यवसाय से दूसरा, दूसरे से तीसरा करते देर नहीं लगी। अल्मोड़ा में रियल एस्टेट का अच्छा खासा काम है। ईश्वर की कृपा से अब शिवी को भी नौकरी में खटने की ज़रूरत नहीं। पर सुधीर ने तो कभी उस पर अपनी इच्छा नहीं लादी। फिर आज की अन्यमनस्क रोगिणी सी शिवी उसे क्यों कल की चुस्त दुरुस्त चकरघिन्नी की तरह नाचती गृहिणी की याद दिलाती है? पता नहीं, पर कभी कभी लगता है कि उसकी मर्जी से उसे नौकरी छोड़ने देना ठीक नहीं हुआ। कम से कम इतनी बात तो उसे सुधीर की माननी ही चाहिए थी।